नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी मेरी राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इस चैनल को और मुझे आप सबकी सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की कहानी को। तो आज की कहानी है बावल, हरियाणा से। बावल जो कि हरियाणा में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये कहानी है वहाँ की एक हॉन्टेड फैक्ट्री की, जिसके पीछे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सच छुपा हुआ है। तो आज की कहानी भेजी है मुझे एक अंकल जी ने, गुरुग्राम हरियाणा से। इन अंकल जी की एज 65 साल के आसपास है, और ये कहानी एक्चुअल में है इनके बेटे राजेश की, जिन्होंने ये फैक्ट्री आज से लगभग 4 साल पहले खरीदी थी। और उसके बाद उनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आईं, उन पर आज करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनका परिवार उन 6 महीनों को कभी नहीं भूल पाएगा जिस दौरान वो इस फैक्ट्री के मालिक थे। तो कहानी को और अच्छा समझने के लिए पहले जान लेते हैं इस फैक्ट्री की वो पुरानी कहानी, जो कि इस इलाके के कुछ पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ पुराने वर्कर्स ही जानते हैं, जो कि आसपास की फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। तो बात है सन 2016 की। जिस फैक्ट्री की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी स्टोरी आप सुन रहे हैं अभी, ये एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री हुआ करती थी, जहाँ कपड़े बनाए जाते थे और उसके बाद देश और विदेश में यहाँ से भेजे जाते थे। यहाँ के जो मालिक हैं उनके पास और भी इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, तो वो दिन में या फिर कभी कभी सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही आते थे यहाँ। और उनका जो सारा काम है वो यहाँ का एक सुपरवाइज़र संभाला करता था, जिसका नाम था विनोद। अब मालिक को विनोद पर पूरा भरोसा था, और विनोद इस भरोसे का अक्सर फ़ायदा उठाया करता था। लोग बताते हैं, जो यहाँ के आसपास के गार्ड्स हैं, कि उस दौरान विनोद ने यहाँ एक धागा काटने वाली वर्कर को अपने जाल में फंसाया हुआ था, और उसे इस बात पर एक्सप्लॉइट किया करता था कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी और जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगा। और अगर तुम सब कुछ वही करती रही जो कि मैं चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ पक्का करवा दूंगा। अब जो ये धागा काटने वाली औरत है, हम इसका नाम सीमा रख देते हैं। अब सीमा का जो परिवार है उसमें है उसका पति, जो कि इसी फैक्ट्री में गार्ड का काम करता है, और उसकी एक 14 साल की बेटी, जिसके साथ वो इसी फैक्ट्री के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर, मतलब तीसरे फ्लोर पर रहते हैं, जहाँ की एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। अब अक्सर विनोद इसके पति की एब्सेंस में इसके कमरे पर आ जाया करता था, जब उसकी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। अब एक दिन की बात है, विनोद और उसके साथियों ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है, और वो चले जाते हैं सीमा के कमरे पर। सीमा का जो हस्बैंड है, उसकी गार्ड की ड्यूटी लगी हुई है बाहर, कि वर्कर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखना और कंट्रोल करना। अब नशे में धुत विनोद सीमा से बोलता है कि अब तो तेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, तो एक काम कर, इसे भी नीचे धागा काटने में लगा दे, मैं इसे भी पक्का करवा दूंगा। और तू जानती है ना पक्का करने के लिए क्या करना पड़ता है। तभी सीमा एकदम से चिल्ला पड़ती है विनोद पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की, और तुरंत एक गाल पर बहुत तेज रैपटा जड़ देती है उसके। अब ये देखकर उसके जो साथी हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं विनोद का। अरे तू तो कहता था ये तेरी सेटिंग है, और पिट गया तो इससे। अब शराब के नशे में अगर कोई उकसा दे, तो जैसा कि एक नॉर्मल सोचा जा सकता है, उसने वैसा ही किया। पहले तो उसने सीमा पर बहुत भयंकर तरीके से हाथ उठाना शुरू कर दिया, बहुत मारा उसे। अब उसके बाद उसके जो साथी आ रखे थे, उन्होंने भी सीमा के साथ बदतमीजी करी, और जो अंदर उसकी बेटी है, एक 14 साल की लड़की, उसको भी नहीं छोड़ा हरामखोरों ने। और जब सीमा ने हाथ पैर चलाने शुरू करे और उसकी बेटी ने भी हाथ पैर चलाए भाई अपने बचाव में, तो इन्होंने शराब के नशे में दोनों माँ बेटी का गला घोट दिया। क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो एक तो नौकरी से भी गए, और दूसरा
पुलिस कंप्लेंट होगी, तुम जेल भी गए। अब जोश जोश में क्या करते हैं, उसे मार तो देते हैं दोनों को, पर उसके बाद जब ये मर जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे, कैसे ना कैसे हम पकड़े ही जाएंगे। और यहाँ इनका काम इतना बढ़िया चलता था कि नहीं चाहते थे कि यहाँ से नौकरी छोड़कर जानी पड़े। तो उनमें से एक आदमी इसको आइडिया देता है कि क्यों ना एक काम करें, फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और यहाँ सब कुछ जल जाएगा। मालिक को बता देंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन हम बच जाएंगे। अब जितनी उनकी बुद्धि काम कर रही थी, उन्होंने वही काम किया और फैक्ट्री में आग लगा दी। और आग लगाने के बाद खुद वो सब चुपके से वहाँ से निकल आए, बिना गार्ड की नज़रों में आए। दीवार वगैरह फांद के वो कैसे ही वहाँ से निकल गए। अब आग लगती देख भाई गार्ड तो अंदर जाएगा ही देखने के लिए, और वो इस बात का ही इंतज़ार कर रहे थे कि गार्ड कब अंदर जाए। जैसे ही आग लगी तो उसका सबसे पहला ख्याल जो कि एक इंसान के मन में आता है कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को बचाऊं। अब वो यही करता है और खुद भी आग का शिकार हो जाता है। बताते हैं कि वो गार्ड भी उसी आग में जलकर मर गया, अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया, फिर नहीं ला पाया, या फिर उसको आग लग गई, अब पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने। अब जब विनोद को पूरा पक्का हो जाता है, जब आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं कि अब तो 101% सब कुछ जल ही गया होगा, उनकी बॉडीज भी जल गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से, तो वो किसी और को, मालिक को कॉल करने के लिए बोलता है और बताता है कि बोलना कि विनोद साहब अभी यहाँ है नहीं। अब उस दिन किस्मत से मालिक जो हैं उस फैक्ट्री के, वो उसी एरिया में थे, अपने बिजनेस के सिलसिले में वो वहीं आए हुए थे। तो उन्हें वहाँ पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा। अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने वो विनोद को फ़ोन किया कि विनोद कहाँ है तू, फैक्ट्री में आग लगी है, जाओ तुरंत जाओ वहाँ। अब विनोद जाता कहाँ, विनोद तो वहीं था। उसने कहा हाँ ठीक है मालिक, मैं पहुँच जाता हूँ, थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाऊँगा। और मालिक बोलते हैं कि इस बात का ध्यान रखना कहीं कोई जल कर ना मर गया हो, उसमें कोई जला तो नहीं है उसमें, ये चेक करना। और मैं अभी 5-10 मिनट में ही पहुँच रहा हूँ। विनोद को या किसी को भी भाई जब आग लगी है, इतनी भयंकर आग लगी हुई है, तो इंसान सबसे पहले क्या करता है, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है। पर ये तो पूरी जो कांड है ये तो विनोद के द्वारा ही किया गया है। तो विनोद पूरी तरीके से आग भड़क जाने देता है और इतनी देर में मालिक आ जाते हैं। मालिक पूछते हैं कोई मरा वरा तो नहीं है अंदर, क्योंकि उन्हें ध्यान है अपने इंश्योरेंस के पैसे का कि भाई फैक्ट्री में आग लगी है तो अब इंश्योरेंस का पैसा भी तो लेना है इंश्योरेंस वालों से, और अगर कोई मर गया होगा इसके अंदर जलकर तो पुलिस केस की वजह से बहुत टाइम लग जाएगा इंश्योरेंस क्लेम लेने में। अब विनोद को तो पता ही था, तो वो बोलता है साहब ऊपर गार्ड की फैमिली रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो लोग आग में जलकर मर गए हों। अब मालिक विनोद को बोलते हैं कि विनोद मुझे कुछ नहीं पता, पुलिस और फायर ब्रिगेड के आने से पहले कैसे ही अगर वो लोग ऊपर हैं या फिर जलकर मर चुके हैं तो उनकी लाशों को वहाँ से हटाओ, नहीं तो मुझे मेरा इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। एक तो तुम बेवकूफ़ ध्यान नहीं देते हो, क्या आग लगवा दी यहाँ पर, मुझे बर्बाद करवा दिया तुमने। अब विनोद तो चाहता ही था कि मालिक ऐसा कहें। अब जैसे तैसे करके फायर एग्जिट पर पानी डाल डालकर विनोद और उसके कुछ साथी पहुंच जाते हैं ऊपर वाले कमरे पर, जहां आग अभी भी लगी हुई है, और वो पानी वगैरह डालकर वहां की आग बुझा लेते हैं कमरे की, क्योंकि भाई वहां तो इतना कपड़ा वगैरह था नहीं, वो तो रहते थे ये लोग गार्ड और गार्ड की फैमिली। तो वहां की आग वो लोग खुद ही जो कंपनी का जो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिस्टम है उससे बुझा देते हैं, और उनकी लाशों को लाकर पीछे से ही उतार कर इनका जो सेप्टिक टैंक का वेस्ट है उसमें डाल देते हैं, जहाँ यहाँ का गंद और केमिकल वगैरह ये सब जिस टैंक में जाता है उसमें डाल देते हैं। अब मालिक को आके बताते हैं कि साहब हमने वो 3 बॉडीज़ थी ऊपर, गार्ड, उसकी वाइफ और उसकी बेटी की, उस हमने ऐसे ऐसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। अरे बेवकूफ़ो, सेप्टिक टैंक में क्यों डाला, वहाँ अगर किसी ने देख लिया तो? बोला साहब सेप्टिक टैंक में कोई कैसे देखेगा, एक तो वो इतना गहरा है और दूसरा साहब उसमें इतना केमिकल होता है, कुछ टाइम में बॉडीज़ अपने आप ही गल जाएंगी, ये 10-5 दिन में ही सब गलगला जाएगा। इतने ही मतलब सेकंड्स में ही पीछे से फायर ब्रिगेड और पुलिस आ जाती है, आग बुझाई जाती है
और जैसा कि ये लोग पहले ही सब साफ कर चुके थे, यहाँ कुछ नहीं मिलता और विनोद और उसके साथियों को भी मालिक वहाँ से हटा देते हैं। भाई ऊपर नीचे आने में, ये सब काम करने में उनके भी थोड़ा बहुत हाथ वगैरह जल गए हैं, तो मालिक किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब आप इंसान को तो धोखा दे सकते हो पर ऊपर वाले को नहीं। और दूसरा, जो तुम्हारी वजह से अकाल मृत्यु का कारण हुए हैं, मतलब जिनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, उनकी आत्माएं क्या तुम्हें छोड़ेंगी? और ऐसा ही होता है। बताते हैं कि कुछ टाइम के अंदर अंदर ही विनोद, उसके जो साथी हैं और इनफैक्ट इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं, उन सब का बहुत बुरा हाल हो जाता है। उनकी लगभग सभी फैक्ट्रियां बिक जाती हैं, वो एकदम रोड पर आ जाते हैं। अब उसके बाद इस फैक्ट्री के आसपास से भी कोई गुजरता था तो उन्हें ऐसा लगता था, दिन में भी, रात को तो छोड़िए, दिन में भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई उन्हें अंदर से देख रहा है। वहाँ से निकलते हुए एकदम रोंगटे खड़े हो जाया करते थे लोगों के। और आज भी ऐसा है वहाँ। और कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने अंदर 2 औरतों की आत्मा को देखा है, अंदर परछाइयाँ देखी हैं, और वो भी ऐसी जगह जो बिल्कुल जलने के बाद काली पड़ चुकी है फैक्ट्री, और उसके अंदर बताते हैं कि हमने किसी औरत को देखा। तो आप इमेजिन करिए वो जगह कितनी खतरनाक होगी। तो अब स्टार्ट होता है इस कहानी का पार्ट 2, जहाँ से ये अब आपको हॉरर स्टोरी लगेगी। अब तक तो मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया कि भाई यहाँ क्या हुआ। अब जिन अंकल जी ने मुझे ये स्टोरी भेजी है, उनका जो बेटा है राजेश, उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जोड़कर और कई करोड़ रुपए का लोन लेकर अपनी पहली फैक्ट्री खरीदी। पर उससे गलती ये हो गई कि उसने इस एरिया की सबसे सस्ती और मरी हुई प्रॉपर्टी खरीदी। 1000 गज की फैक्ट्री, और वो भी बहुत सस्ती। उसको हालांकि पता तो चल गया था कि 2 साल पहले यहाँ आग लग चुकी है और जब से ये बंद पड़ी है। तो उसने पूछा कि भाई और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस पर कोई केस वगैरह इस प्रॉपर्टी पर या कोई प्रॉब्लम हो? तो प्रॉपर्टी डीलर्स उसको बोलते हैं कि भाई साहब देखो, फैक्ट्रियों में तो आग लगती रहती है, उसी वजह से ये प्रॉपर्टी आपको इतनी सस्ती मिल रही है, वरना अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उसका जो बजट है वो आपके बजट से ऊपर चला जाएगा। अब चाहे इंसान कितना ही जल्दी में या कितना ही सस्ता खरीदने वाला हो, वो फिर भी थोड़ी बहुत पूछताछ तो आसपास में करता है। अब राजेश क्योंकि बहुत जल्दी में था और वो नहीं चाहता था कि इतनी सस्ती और बड़ी फैक्ट्री मेरे हाथ से निकल जाए, तो तुरंत पेमेंट करके और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और इस फैक्ट्री को खरीद लेता है। अब फैक्ट्री की हालत ऐसी तो थी नहीं कि यहाँ कल से ही काम शुरू कर दिया जाए। राजेश एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं जो बिल्डिंग्स का काम करते हैं कि भाई मुझे इस फैक्ट्री में ये चेंजेस कराने हैं, अच्छी सी वाइट वॉश, पेंट और जो भी इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ हैं ये काम करवाना है। और इसके अलावा मुझे इसके 3rd फ्लोर पर, 1st और 2nd पर तो फैक्ट्री है, 3rd फ्लोर पर एक 3 BHK टाइप फ्लैट बना दो। मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ टाइम के लिए मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि राजेश जो है अपने जीवन की जितनी भी कमाई है और जितना मैक्सिमम वो लोन ले सकता था वो सारा इस फैक्ट्री में ही लगा दिया है, और बाकी जो पैसा बचा हुआ है उससे मशीन चलानी है और बाकी काम करने हैं। और ऊपर से राजेश चाहता है कि मैं दिन रात अपनी फैक्ट्री के काम में लगा रहूं ताकि जल्दी से जल्दी मैं और भी अपने आप को ग्रो कर पाऊं। तो ऐसा ही होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसे 6 महीने का टाइम देते हैं कि आपका 6 महीने में काम खत्म हो जाएगा। नीचे फैक्ट्री में तो छोटा ही काम है, बस जो आपका ऊपर वाला काम है ये थोड़ा टाइम लेगा। बोला हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप शुरू करो, और काम शुरू हो जाता है। अब क्योंकि काम को कम समय में करना है, भाई 1000 गज की फैक्ट्री, 2 फ्लोर, और ऊपर से 3रे फ्लोर पर चाहे थोड़ा सा एरिया बनना है लेकिन बनना तो है, तो दिन रात कॉन्ट्रैक्टर काम करवाना शुरू करता है। अब मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया और आती है पहली रात। क्योंकि डबल शिफ्ट में काम हो रहा है तो अप्रॉक्स रात के 9 बज चुके हैं, और जिस लेन में ये फैक्ट्री है, इस लेन की आज जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें रात को काम शायद नहीं है, तो बिल्कुल घना सन्नाटा छाया हुआ है। अब 2-3 मजदूर, जहाँ ये सेप्टिक टैंक है
उसके आसपास वाले एरिया में काम कर रहे हैं और अचानक से जो सेप्टिक टैंक का ढक्कन है वो भड़ 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 ऐसे आवाज़ करने लग जाता है। अब रात के अंधेरे में अचानक से कोई ऐसी आवाज़ आए तो अच्छों की चीख निकल जाए। तभी जो लेबर है ये एकदम चिल्ला पड़ते हैं और वहाँ से बाकी सब आते हैं। क्या हो गया भाई, कैसे चिल्ला रहे हो, क्या बात होगी? कह रहे अरे ये सेप्टिक टैंक जो है इसका ढक्कन अंदर से धम 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 बज रहा है। तो जो यहाँ इनका सुपरवाइजर है जो ये सब काम देख रहा है वो बताता है कि सेप्टिक टैंक है, केमिकल वेस्ट होता है इसके अंदर, बहुत पुराना है, तो गैस वगैरह बनने की वजह से ऐसा हो गया होगा, इसमें क्या घबराने वाली क्या बात है। तो वो लेबर बताते हैं कि भाई साहब हम जब यहाँ दिन में काम कर रहे थे तो सामने वाली फैक्ट्री में जो गार्ड काम करता है वो बता रहा था कि ये फैक्ट्री भूतिया है, यहाँ पर 2 औरतों और एक आदमी की आत्मा भटकती है। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस तरफ काम नहीं करूँगा, मैं ये इधर नहीं कर रहा काम, जहाँ ज़्यादा लोग हैं ना मुझे वहाँ लगा दो। कोई बात नहीं, बोला भाई तू वहाँ काम कर ले, बाकी और दूसरे लोगों को इधर काम पे लगा देते हैं। अब जो दूसरे काम पर लगे हैं वो भी डर डर के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अभी तक तो किसी ने ऐसी बात करी नहीं थी, लेकिन जब ये बात रात को कोई भूत प्रेत की बात कर दे, वो भी रात को 12-1 बजे के आसपास, तो वैसे ही इंसान डरने लग जाता है। अब जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं उधर किसी की परछाई देखी। तो बहुत कॉमन बात है कि ऊपर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो शायद ऊपर कोई गया होगा काम करने के लिए। अब आप इमेजिन करो कि आपका ध्यान अभी अपने काम पर था और सीढ़ी की तरफ आपका ध्यान गया, और तभी अचानक से जैसे ही आप मुड़ो और आपको दूसरी साइड बिल्कुल साफ क्लियर एक औरत दिखाई दे जाए, और जबकि इनके पूरे ग्रुप में कोई भी औरत काम नहीं कर रही है एज ए लेबर, और उस औरत का जो शरीर है वो लगभग 80% जला हुआ है, सिर पर एक भी बाल नहीं है, पर देखने से पता चल रहा है कि औरत ही है। कहीं कहीं से खाल मांस सब कुछ जल चुका है, हड्डियां भी दिख रही हैं एक आध जगह से तो, और वो सिर्फ खड़ी है। और जैसे ही उसे वो दिखने लगी तब ऐसी भयंकर बदबू आ रही है वहां पर, इसके तो एकदम होश उड़ गए, एकदम मुंह से चिल्लाना चाहते हैं ये लोग जो भी यहाँ पर खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसे कर रहे हैं और चिल्ला नहीं पा रहे हैं। इनके हाथ में जो भी औजार थे वो गिर जाते हैं और इनमें से 2 लोग इंस्टेंट बेहोश हो जाते हैं डर के मारे, और जो तीसरा लेबर है वो भगा भगा जाता है, बचाओ 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 बचाओ। और जब ये भगा भगा जा रहा है तो इसे ऐसा लगा कि मेरे पीछे भागते भागते मुझे किसी ने बहुत तेज धक्का दिया है और ये बहुत बुरी तरीके से गिरता है। इसके सर में, हाथ में, घुटनों में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। सारे के सारे फिर से लेबर जो हैं, जो यहाँ मिस्त्री लेबर काम कर रहे हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और वो सबको ये बात बताता है कि भाई मैंने और हमारे साथियों ने यहाँ कोई औरत थी, मैं काम नहीं करूँगा, मैं अभी जाऊँगा यहाँ से, मुझे अपने मेरे घर भेज दो, मैं काम नहीं कर सकता यहाँ, हमें मार देगी वो यहाँ के लोग सही कहते हैं कि यहाँ आत्मा है, मैं काम नहीं कर सकता यहाँ। अरे भाई शांत हो जा, हुआ क्या? बोला देखो वहाँ हमारे वो 2 साथी जो हैं वो बेहोश पड़े हुए हैं। अब सारी बात सुनने के बाद ये लोग आज रात को काम करना बंद कर देते हैं और इन्होंने इस फैक्ट्री की छत पर अपना बिस्तरा वगैरह ये बाकी सामान रखा हुआ था कि चलो वहाँ जाकर सो जाते हैं और कल सुबह मालिक को बताएंगे कि भाई हमें रात को काम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रात तो अभी कटनी बाकी थी इनकी। अब रात को ये लोग सो जाते हैं और तभी कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी को औरत दिखाई दे रही है, किसी को कोई आदमी दिखाई दे रहा है, कभी किसी को दिखाई दे रहा है कि एक औरत एक लड़की को अपनी गोद में बैठी है। सब जले हुए और गले सड़े हुए बैठे हैं। पूरी रात इन्हें वो भयंकर बदबू आ रही है, भयंकर, डर के मारे नींद नहीं आ रही है किसी को। आज की पूरी रात इनकी ऐसे ही गुजर गई। कभी नीचे ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोग ये तो ऊपर आ चुके हैं, नीचे कोई भी काम करने वाला नहीं है, और नीचे ऐसे लग रहा है जैसे कोई हथौड़े से कुछ ठोक रहा है। अब इन सब लोगों के समझ में आ चुका है कि जो भी यहाँ के आसपास के गार्ड्स और बाकी सब जो कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं वो बिल्कुल सच है।
और ये भगवान का नाम लेके कोई ओम नमः शिवाय, कोई जय बजरंगबली, हे भगवान बचा लो, सब अपने अल्लाह भगवान को सबको याद कर रहे हैं। और आज इनकी रात कैसे कैसे कटती है और सुबह 5 बजते ही ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं अपनी बसेस वगैरह पकड़ के। जहाँ भी ये लोग गए, ये लोग यहाँ से काम छोड़कर भाग ही जाते हैं कि हम यहाँ काम करेंगे ही नहीं, जिंदा रहेंगे तो बतेरा काम कर लेंगे, अभी निकलो यहाँ से। अब जो इनका कॉन्ट्रैक्टर है वो बताता है इनके मालिक को, इस फैक्ट्री का जो मालिक है, कि भाई साहब यहाँ तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हमारे जो वर्कर हैं वो रात को काम नहीं करेंगे, आप चाहे उन्हें कुछ भी कर लो। तो मालिक सोचता है राजेश कि भाई ये पैसे वगैरह बढ़ाने के चक्कर में है, भाई दिन रात काम करना पड़ रहा है तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इन्हें कुछ बच नहीं रहा होगा। तो राजेश बोलता कि अगर कुछ पैसों की बात है ना तो मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन मुझे काम जो है वो टाइम पर ही खत्म चाहिए। पर कॉन्ट्रैक्टर साफ मना कर देता कि भाई साहब काम तो लेबर से ही कराओगे, लेबर वहां काम करने को तैयार ही नहीं है। सब बता रहे हैं कि यहाँ आत्मा भटकती है रात को, और मैं इतने साल से इन लोगों के साथ काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर हाँ आपको काम करवाना है तो मैं दिन में काम करवा सकता हूं, दिन के 6 बजे के बाद मेरा कोई भी आदमी काम नहीं करेगा, और अगर आपको काम करवाना है तो बताओ, और टाइम ज़्यादा लगेगा फिर। अब राजेश बोलता है कोई बात नहीं, तुम काम करवाओ और मैं खुद तुम्हारे लेबर्स के साथ जब तक वो वहाँ काम करेंगे वहाँ रुकूंगा, और देखना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वहम होता है इंसान का। बोला ठीक है साहब, एक काम करो आप आ ही जाओ। अब सेकंड डे काम होना शुरू होता है। अब राजेश को तो अपना काम किसी भी तरीके से जल्दी जल्दी ख़त्म करवाना है, क्योंकि लोन है, इंटरेस्ट है, और जितनी जल्दी ये फैक्ट्री बनेगी उतनी जल्दी ही कमाई शुरू होगी। उसका ध्यान सिर्फ पैसों पर टिका हुआ है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या ये बात सच भी तो हो सकती है। अब किसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी लेबर को बुला लेता है कि काम करो तुम लोग, रात को काम मत करना, दिन में ही काम करो, यहाँ मैं भी रुकूंगा और जो जिन मालिक की फैक्ट्री है वो खुद भी आएंगे। तो मालिक के लिए कुर्सी वगैरह लगा दी जाती है। राजेश और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं, और बाकी सब लेबर को बोला है कि तुम आज 6 बजे तक ये काम करना, उसके बाद बेशक काम मत करना। पर आज जिन 2-3 लोगों के साथ कल वो हादसा हुआ था वो लोग नहीं आए। बोलो जान है तो जहान है, काम गया भाड़ में। अब आज दिन में ही ऐसा लगता है कि राजेश को, सिर्फ राजेश को, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, कि जैसे कोई कम एज की लड़की रो रही हो। वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलना तो चाहता था कि क्या आपको ये आवाज़ आ रही है, लेकिन वो बोल नहीं पाता इस बात को, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ बोला कि मुझे कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है तो ये और भाग लेंगे यहाँ से, काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और वैसे भी उसे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आसपास से कहीं से ऐसी कोई आवाज़ आ रही हो। अब राजेश क्या है, बहुत देर तक बैठा वहाँ बोर हो जाता है, तो एक काम करता है, चलो मैं ऊपर छत पर देख कर आता हूँ और आसपास का माहौल देखते हैं, टाइम पास करने के लिए। अब वो जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ कंप्लीट करता है और टर्न लेता है दूसरे फ्लोर के लिए, तो दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों पर उसे एक औरत दिखाई देती है, वही औरत जैसा कि लेबर्स ने बताया था, और उसकी गोद में एक कम उम्र की औरत या लड़की सर रख रखा है उसने अपना। दोनों की जो हालत है वो मैंने आपको बताया, बिल्कुल जला हुआ शरीर, कहीं मांस तक नहीं है, कहीं हड्डी भी दिख रही है, और आसपास का जो माहौल है सब काला काला हो रखा है। एकदम से राजेश की चीख निकल जाती है और वो दोनों औरतें उठकर राजेश की तरफ आने लग जाती हैं। अब राजेश हड़बड़ाकर, भाई किसी भी इंसान के साथ ऐसा होगा और वो किसी को साक्षात ऐसे देख ले तो हड़बड़ा जाएगा ही, तो वो सीढ़ियों से गिर जाता है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों से गिरता है तो आवाज़ में उसके चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ है उससे बाकी लोग भी आ जाते हैं वहाँ पर। अब वो चाहकर भी नहीं बता पा रहा है कि मैंने क्या देखा। उसका पैर टूट जाता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वहाँ उसको प्लास्टर लगवा देते हैं। अब आप देखो कि इस फैक्ट्री को लेते के साथ ही उसका नुकसान शुरू हो गया है। पहले जो काम 6 महीने में होने वाला था वो अब अप्रॉक्स डबल टाइम लेगा ऑब्वियसली, और दूसरा आज उसका पैर टूट गया। और जब से उसने ये फैक्ट्री ली है ना, उसके घर की सुख शांति, भाई कह सकते हो कि पैसे की वजह से परेशान है या कुछ है, बहुत भयंकर तरीके से वो परेशान है।
अब जैसे तैसे करके 1 साल भर में इस पूरी फैक्ट्री का काम हो जाता है। उसका पैर भी ठीक हो जाता है इस दौरान। अब उसके ध्यान में ये सब तो है कि भाई मैंने कुछ देखा है, पर वो किसी को बताता नहीं है। अब धीरे धीरे सारी मशीन्स आना भी शुरू हो गई हैं और सारा सेटअप हो गया है। बस ये है कि बस 2-4 दिन में पूजा करवाकर और काम शुरू कर दिया जाएगा प्रोडक्शन का यहाँ पर ये सब अरेंजमेंट्स के लिए राजेश को खुद यहाँ रहना पड़ेगा। तो राजेश यहाँ पहले ही आ जाता है। जो पूजा है उसको अप्रॉक्स 1 हफ्ते का टाइम है कि सारी एडजस्टमेंट्स करके मैं और वाइफ यहाँ सब काम देख लेंगे और उसके बाद मम्मी पापा और बाकी जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनको बुलाऊंगा डायरेक्ट पूजा पर। अब इसके मन में डर है क्योंकि इसने जो देखा है वो सिर्फ यही जानता है, पर इसने कैसे ना कैसे करके अपने मन को समझा लिया है कि शायद मेरे मन का भ्रम हो, मैंने कुछ और देख लिया हो। बस अपने मन को ये समझा लेता है। अब आज रात को ये इस फैक्ट्री के 3rd फ्लोर पर जो अपने रूम्स बनवाए हैं इसने, उसमें हस्बैंड वाइफ लेटे हुए हैं। बिल्कुल गहरी रात है। नीचे दोनों फ्लोर बिल्कुल खाली हैं। ये दोनों सो रहे हैं और इसकी वाइफ को आवाज़ आती है जैसे कोई नीचे दीवार में कील ठोक रहा है। अब आप इमेजिन करो कि 1000 गज का हॉल और उसमें रात को अगर कोई हथौड़े से बहुत छोटा सा भी कुछ करेगा तो कितनी धम से आवाज़ आएगी। तो ऐसी आवाज़ आ रही है। वो अपने हस्बैंड को उठाती है, राजेश उठो, नीचे देखना क्या आवाज़ आ रही है, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया नीचे। और उस टाइम ये आवाज़ नहीं आ रही है। राजेश उठा, कहाँ, ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं है। अब नींद टूट गई है इसकी वाइफ की। तो वो क्या करती है, उठकर टॉयलेट वगैरह चली जाती है। अब टॉयलेट का जो रोशनदान होता है वहां से उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बिल्कुल रोशनदान पर अपना मुंह रखकर आवाज लगाई, ए सुनो। और शायद उसने किसी का चेहरा देखा उस रोशनदान से। उसकी चीख निकल जाती है और वो जैसे तैसे करके एकदम बाहर आती है। राजेश उठो उठो उठो, मैंने वहां किसी को देखा। राजेश वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। बुखार आ जाता है, तबीयत खराब, बहुत बुरा हाल। अब आज पूरी रात उसकी वाइफ ने उसको सोने नहीं दिया है। अब राजेश उसको जैसे तैसे समझा देता है कि देखो दिन भर तुम यहाँ काम में लगी हुई हो, कभी किसी को कुछ बताना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, तो क्या है थकान की वजह से ऐसा हो गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता किसी जानवर की आवाज़ तुमने देख ली हो, कोई बिल्ली देख ली हो गलती से, तो उसके मन को किसी तरीके से समझा देता है। अब यहाँ जो ये हरकतें हैं इस पूरी फैक्ट्री में, ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जो यहाँ का गार्ड है वो भी रात को नहीं रुकता था और रात को ही गार्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो राजेश क्या करता है, अपने गांव से एक लड़के को बुला लाता है कि भाई तू यहाँ रहे, दिन रात मैं तेरा खाना खर्चा सब कुछ दूंगा, सैलरी भी दूंगा, बस तेरे को यहाँ क्या करना है, सिर्फ फैक्ट्री का भी जब तक तैयार और चालू नहीं हो जाती है जब तक ध्यान रखना है बस। अब आज दूसरे दिन की बात है, राजेश नीचे काम करवा रहा है। वाइफ की तो तबीयत खराब है तो वो आराम कर रही है ऊपर अपने रूम में, लेकिन उनके दिमाग में ये बात है कि मैंने जो देखा वो कुछ तो था। अब ये फ़ोन पर बात करते करते, कुछ करते करते ये थोड़ी देर के लिए लेट जाती हैं, सो जाती हैं, मतलब दिन में ही। अब इन्हें सोए हुए कुछ ही देर हुई है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके बगल में राजेश आकर लेट गया है, जो कि बहुत कॉमन बात है। ये दूसरी तरफ करवट बदलती हैं और देखती हैं कि इनके बगल में एक जला हुआ आदमी लेटा हुआ है और 2 औरतें बेड के साथ में खड़ी हुई हैं और बस देख रही हैं इसे। ये चीखना चाहती है लेकिन इसकी घिघी बंद गई है, मतलब ये चीख नहीं पा रही है बिल्कुल भी। बस एकदम समझ लो कि इसकी जान निकलने ही वाली है। इसका शरीर ऐसा हो गया है कि बस तड़प रही है और ये कुछ बोलना चाह रही है और बोल नहीं पा रही है। तभी कुछ ही सेकंड्स में ये सब इसकी आंखों के आगे से गायब हो जाता है। ये डरते डरते बड़ी हिम्मत करके राजेश को ऊपर से फ़ोन लगाती है, राजेश ऊपर आओ, राजेश मैं मर जाऊंगी आज। राजेश आता है और अब की बार इसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, मम्मी पापा को यहाँ बुलाओ और जब तक यहाँ पूजा नहीं हो जाती हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बोला कोई नहीं, एक काम करते कल ही पूजा रख लेते हैं और आज चलो घर चलते हैं, कोई बात नहीं। तो आज ये अपने गुड़गांव वाले घर चले जाते हैं कि
कल सुबह मम्मी पापा को साथ लेकर आएंगे। और ऐसा ही होता है। ये अगले दिन सुबह पूजा का सारा सामान, मिठाई, फल, पंडित जी और बाकी सबको लेकर यहाँ फैक्ट्री पर अपने माता पिता के साथ आ जाते हैं। अब पंडित जी बोलते हैं कि एक काम करो, हवन वगैरह सेट करते हैं। अब जैसे ही पॉलिथीन में से फूल निकाले जाते हैं तो अप्रॉक्स ऊपर वाले 2-4 फूलों को छोड़कर, 1-2 माला को छोड़कर नीचे की सारी मालाएं ऐसी हो गई हैं जैसे सड़ गई हों। और उसके बाद फिर मिठाई का डब्बा खोला जाता है। मिठाई में फंगस लगा हुआ है, सड़ी हुई मिठाई, मतलब मिठाई का डब्बा खोलते उसमें से बदबू आ रही है। अब पंडित जी, इसके माता पिता, राजेश, उसकी वाइफ, ये सब देख के चौंक जाते हैं। बोले यार हम लेके तो अभी आए हैं सामान। अब पंडित जी को हल्का बहुत शक होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो पंडित जी बोलते हैं राजेश को, एक काम करो, आप ये सब सामान दोबारा यहाँ से मंगा लो, तब तक मैं बाकी सब तैयारी करता हूँ। राजेश ने अपने गाँव वाले लड़के को बोला कि काम कर भेजा, ये सामान लेके आ। वो लड़का जितने में सामान लेने गया तो पंडित जी चाहते थे कि मैं अपने शक को कन्फर्म कर लूँ कि ऐसा कुछ है तो नहीं यहाँ पर। पंडित जी अपने हाथ में कुछ तिल लिए हुए और पूरी फैक्ट्री में ऐसे 2-4 ऐसे तिलों के छींटे से मारते चले जा रहे हैं। और एक जगह उनका शरीर बहुत भयंकर तरीके से हिल जाता है अंदर से, जैसे अंदर वाइब्रेशंस आ गई हों। तो पंडित जी को पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतने ही वो लड़का सामान ले आता है और पंडित जी हवन जलाने की तैयारी करते हैं, जो कुंड में आग जलाने की तैयारी करते हैं। तो पहले तो बार बार आग जलाने पर आग बुझती चली जा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि गीली लकड़ियों में आग लगा रहे हैं, और जबकि लकड़ियां बिल्कुल सूखी हुई हैं। उसमें घी डालकर हवन सामग्री डालने के भी थोड़ा आग पकड़ ले। तो जब हवन जलता है, हवन होता है, तो उसकी सामग्री से, घी से, लकड़ी से एक खुशबू आती है जनरली। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये हवन सामग्री डाली, इसके अंदर घी डाला, ऐसी बदबू आई कि जैसे किसी की लाश जलने की बदबू आ रही हो। अब पंडित जी समझ गए कि यहाँ जो मैंने फील किया था वो बिल्कुल सही फील किया है। पंडित जी उसी आसन में बैठे हुए 2-4 मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, और उन्हें साक्षात आंखें बंद करके वहाँ कुछ एनर्जीज फील हो जाती हैं कि यहाँ 3 आत्माएं हैं। ये सारी कहानी इनके परिवार को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, और ये किसी भी हालत में यहाँ फैक्ट्री नहीं चलने देंगी, आप कुछ भी कर लो। पंडित जी को छुपाए करो, पंडित जी को छुपाए करो, हमारा सब कुछ लग गया इसमें। पंडित जी बोलते हैं मैं कोशिश करके देखता हूँ, और मुझे इस काम के लिए एक अलग टाइप का सामान चाहिए और अलग टाइप का कुछ मैं तंत्र करूँगा, उसके बाद ही कुछ बता सकता हूँ आपको। फिर बाकी सामान भी अरेंज करवाया जाता है। अब बात आती है कि जो भी आत्माएं यहाँ हैं उनसे बात करने के लिए एक मीडियम चाहिए, मतलब एक माध्यम चाहिए कि किसके शरीर पर आकर वो बात करेंगी, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस तो दिखा रही हैं, कभी यहाँ दिखाई देती है, कभी वहाँ दिखाई देती है। अब सब लोगों को दिखाई देने लग रही हैं। कभी वो गार्ड दिखाई देता है जला हुआ, कभी वो औरत और वो लड़की छोटी सी भागती हुई दिखाई देती है। अब ये सब काम दिन में हो रहा है, तो इमेजिन करिए क्या हाल होगा सबका। पर पंडित जी आराम से बैठे हुए, उन्हें पता है कि ये सब जो मैं क्रिया कर रहा हूँ इसी की वजह से ये सब दिखाई दे रही हैं। अब पंडित जी को करनी है उनसे बात कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, और यहाँ क्यों हो, और क्या चाहते हो। तो पंडित जी बताते हैं कि अगर देखो मैंने इन्हें अपने ऊपर बुलाया, और अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गई तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और मैं भी मर जाऊंगा। तो मुझे आप बताओ, आप में से किसके ऊपर बुलाया जाए। तो तभी राजेश के पिताजी बोलते हैं कि एक काम करो, आप मेरे ऊपर बुला लो, मेरे को माध्यम बना लो, बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में से किसी की, तो मेरा बच्चा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बीवी है, मैं नहीं चाहता। ऐसा ही होता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं, और थोड़ी ही देर में वो कुछ कटोरी सी में आग जलाकर उसको बंद करते हैं, और तभी थोड़ी ही देर में राजेश के पिता के ऊपर अलग अलग हर 2-2 सेकंड के लिए इन तीनों की आत्माएं आती हैं। पंडित जी पूछते हैं सबके सामने कि क्या चाहते हो तुम, और इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो आत्माएं बताती हैं कि हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, और ना ही हम इनको किसी को परेशान कर रहे हैं। अब तक हमने किसी का कोई नुकसान नहीं करा है, और हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम यहाँ हैं, तो फिर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। तो एक एक करके वो सब बताते हैं
कि सिर्फ हमारी मुक्ति करवा दो, हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमारी मुक्ति नहीं हुई है, जो हम चाहते थे हमारा बदला। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, उसके बाद हमने ये बर्बाद कर दिया, इस फैक्ट्री के मालिक को भी बर्बाद कर दिया, वो 4-5 लोग भी मारे गए, पर उसके बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली है, हम यहीं भटक रहे हैं जब से, तो तुम हमारी आत्मा की शांति करवा दो बस। तो बोलो चलो ठीक है, लेकिन तुम इनको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बोलो हाँ ठीक है, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब पंडित जी बताते हैं कि आज रात को हमें ऊपर 3 बिस्तर लगाने हैं, ये तरह की फल, ये मिठाई, ये सब उनके सिरहाने पर रखनी है, और उसके बाद अगर इन्होंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया तो ही इनकी आत्मा की शांति के लिए अगले दिन हम यज्ञ रखेंगे, और उसके बाद कहीं जाके तुम्हारी इस फैक्ट्री की पूजा हो पाएगी। अब आज ये लोग दिन में ही ये सब सामान वगैरह सब रख कर और यहाँ से रात को यहाँ से चले गए हैं। फैक्ट्री में कोई भी नहीं है, पूरी फैक्ट्री की लाइट्स बंद हैं, सारे गेट्स बंद हैं। और जब ये लोग सुबह आते हैं तब देखते हैं कि जितने भी फल, मिठाइयाँ जो रखे हुए थे बिस्तरों पर, वो सब फैले हुए हैं, जैसे किसी जानवर ने उन्हें खाया और बिखेर दिया है। सारे बिस्तर ऐसे हैं कि जैसे यहाँ कोई सोकर कोई लड़ कर गया है अभी। तब पंडित जी बताते हैं कि हाँ, उन सारी आत्माओं ने तुम्हारा जो सामान था उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और अब उसके बाद ऐसे ऐसे पूजा होगी, और जो टैंक जो है सेप्टिक टैंक, उसे साफ करवा कर और ये आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ही ये सब लोग करते हैं। उन तीनों आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ करवाया जाता है, जो जो पंडित जी ने बोला सब करवाया जाता है, और उसके बाद कहीं 1 हफ्ते बाद फिर इनके फैक्ट्री की जो मेन पूजा है, जो प्रवेश वाली पूजा हुआ होती है, वो रखवाई जाती है। पर उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री राजेश को रास नहीं आती, और उसका बहुत नुकसान तो पहले से हो चुका है, और आसपास में अब इतनी अफवाह उड़ चुकी है कि इस फैक्ट्री में कोई काम करने को तैयार नहीं है। भाई फैक्ट्री जब दिन और रात की शिफ्ट में चलेगी जब तो उसको फायदा होगा। अब राजेश को दिन पर दिन लॉस होने लग जाता है, और बेचारे ने सारा कर्जा वगैरह लेकर पता नहीं कैसे कैसे फैक्ट्री शुरू करी थी, और उसे बिल्कुल उसका सारा सामान, उसकी ज़मीन, उसका सारा पैसा बैंक जब्त कर लेता है कि जब उसकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं भर पा रहा है, जो मशीन्स लोन पर ली हैं उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है, तो एट लास्ट वो बिल्कुल बुरी तरीके से कंगाल हो जाता है। और आज वही राजेश कई करोड़ों रुपए के कर्ज में है। ये सब जब्त होने के बाद भी उसके ऊपर बहुत कर्जा है, और आज वो आदमी जिसने अपनी खुद की फैक्ट्री ली थी, इतना सब काम करवाया, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करा, वो आज किसी के यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हो गया है। तो जिन अंकल जी ने मुझे स्टोरी भेजी है, राजेश के पिताजी, उन्होंने बोला कि मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी लेने से पहले, कोई भी सामान लेने से पहले एक बार ये वाला एंगल भी चेक कर लेना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो कि सबके रोंगटे खड़े कर दे, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। और चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।